हेलो दोस्तों, द स्टडी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आपका यूपीएससी का जो मेंस है वो ठीक-ठाक जा रहा होगा, ठीक है? तो हम लोग लेके आए हैं कल जो आपका पेपर फर्स्ट हुआ है, उसमें जो भूगोल का जो पार्ट है, उस ज्योग्राफी के पार्ट में जो मेंस में प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों का क्या हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और ये भी पूछेंगे कि आपने कैसे किए वो, क्या यही जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या यही लिखा या इससे और कम लिखा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर में वृद्धि कई द्वीपों, देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? मतलब इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा करनी है आपको और ये पूछ रहा है कि समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, कई द्वीप क्या हो रहे हैं, डूबने के कगार पे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, जब आप भूमिका में आप इसकी भूमिका लगभग 30 से 40 शब्दों में आपने लिखी होगी और मैं बता देता हूँ उसमें क्या लिखना है आपको, ठीक है? भूमिका में क्या लिखेंगे? भूमिका में लिखेंगे कि भाई वैश्विक तापन है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो कारण क्या है? किस कारण से हो रही है? ठीक है? अब कारण में आप क्या लिखेंगे कि भई ध्रुवीय जो बर्फ है और ग्लेशियर भी कह सकते हैं, है ना? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये पिघल रहे हैं। इनके पिघलने से क्या हो रहा है? समुद्री स्तर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। समुद्री स्तर में वृद्धि होगी तो वहाँ पे भूमि संसाधन हैं। भूमि संसाधन और वहाँ जो रह रही है उस आबादी को क्या होगा? खतरा उत्पन्न होगा ना? खतरा उत्पन्न होगा। ये जो चीज़ मैंने बताई ये आपको लिखनी है भूमिका में, सिर्फ़ इतना लिखना है। इस प्रश्न को सबसे पहले क्या होता है ना, प्रश्न को हम विकसित करने की प्रवृत्ति को अगर हमें पता है तो आप ईज़िली कर ले जाएँगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में एक प्रश्न को लिखने में लगभग 9 से 10 मिनट मिलते हैं। लगभग बता रहा हूँ, ठीक है? यानी 1 मिनट में आपको 30 शब्द लिखने होते हैं। तो 1 मिनट तो आपको प्रश्न सोचने में ही लग जाता है कि और फ्रेमिंग करने में कि आपको इसमें क्या लिखना है। ठीक है? अब हम इसके क्या मुख्य भाग पे चलते हैं कि भाई मुख्य भाग में आपको लिखना क्या है ना? 2-3 भाग होते हैं, एक तो भूमिका होती है, एक मुख्य भाग होता है, एक निष्कर्ष भी होता है। हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब मुख्य भाग में लिखना है, वो पूछ रहा है प्रभाव। कैसे अस्तित्व को प्रभावित कर रही है? यानी कि प्रभाव में पहला प्रभाव हमारा क्या होगा कि भाई समुद्र तल है, उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है? और वृद्धि तो हो रही है, साथ में जो उस भाग का क्या हो रहा है, क्षरण भी हो रहा है। ये पहला प्रभाव लिखेंगे आप। इसमें क्या क्षरण कैसे हो रहा है कि देखो अधिकांश जो द्वीप हैं वो 1 मीटर के ऊपर हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो कहीं न कहीं वो द्वीप क्या डूबने पे कगार पे आ जाएँगे। अब जैसे मान लो मैं उदाहरण दूँ कि आपने सर ये बता तो दिया लेकिन हमें उदाहरण दीजिए कि वो द्वीप कौन-कौन से हैं? तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुवालू, मालदीव जो आप आईएएस बनने के बाद जाएँगे घूमने, मालदीव और क्या एक किरीबाती, ठीक है? ये जो 2-3 द्वीप हैं जो लार्ज लेवल पे इनको ज़्यादा खतरा हो रहा है, ठीक है? अब भाई ये जो द्वीप हैं सबसे ज़्यादा डूबने के कगार पे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो जल प्लावन है यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा क्या है, खतरा उसका सामना कर रहे हैं ये द्वीप। दूसरा अगर मैं प्रभाव की बात करूँ तो विस्थापन और बस शरणार्थी समस्या, ठीक है? ये क्यों? जब द्वीप डूब रहे हैं, जनसंख्या वहाँ पे रह रही है, तो वहाँ से विस्थापन भी होगा। हर आदमी मरने को तो नहीं पैदा हुआ है। जब हमारे यहाँ भी अभी बाढ़ आ रही है, बहुत सारे बादल फट रहे हैं, ठीक है? तो सेना क्या कर रही है? उनको शिफ्ट कर रही है दूसरी जगह पे, अस्थायी शिविर कैंपों में। तो विस्थापन की समस्या होगी। विस्थापन की समस्या होगी तो क्या होगा? कई जो समुदाय होंगे वहाँ के, समुदाय मतलब लोग, ठीक है? समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। ये जो समस्या है वो किस देश में है? ये जो समस्या है वो है एक पापुआ पापुआ न्यू गिनी एक देश है। उसमें एक द्वीप है आपको पता है कार्टरेट द्वीप।
इस द्वीप में सबसे ज्यादा क्या है, विस्थापन की क्या है, समस्या है। ठीक है, अब तीसरा क्या है प्रभाव, तो तीसरे प्रभाव में हम लिखेंगे तो भाई ताजे जो जल हैं, ताजे जल के संसाधनों पर क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। खतरा कैसे हो रहा है कि जो लवणीय पानी है उसका अतिक्रमण ताजे जल के पानी पे ज्यादा हो रहा है मेल्ट होने से। तो लवणीय पानी का ताजे जल पे अतिक्रमण ज्यादा होगा तो ऐसे दो द्वीप जो हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एक देश है मालदीव, क्यों, इसका पेयजल हमेशा वर्षा जल संचयन पर निर्भर है। दूसरा देश है मार्शल आइलैंड, आपने नाम सुना होगा, मार्शल द्वीप समूह। ठीक है, इन दोनों में ताजे जल की ताजा जल जो है तीव्रता से बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि दोनों द्वीप क्या कर रहे हैं, इस समस्या का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तीसरा प्रभाव समझ में आया। चौथा क्या लिखेंगे आप कि भाई ताजे जल का संसाधनों का खतरा भी हो गया, द्वीप भी डूब गए और विस्थापन भी हो गया, तो खाद्य संसाधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ना। तो भाई चौथा लिखोगे आप खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर भी प्रभाव, ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि लवणीय जल से मृदा को तो नुकसान होगा, जब मृदा को नुकसान होगा तो वहां की कृषि को नुकसान होगा, जब कृषि को नुकसान होगा तो वहां की खाद्य सुरक्षा भी डिस्टरबेंस होगी। ठीक है, जैसे अब उदाहरण वही वाली बात, तुवालू है ना, सबसे छोटा देश तुवालू द्वीप है। अब यहाँ की जो आजीविका है, खाद्य सुरक्षा है, वहां पे एक मत्स्य पालन भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, ये भी प्रभावित होगा, मछलियां मरेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या हो सकता है, अगले प्रभाव में आप लिखोगे तो 5 नंबर के प्रभाव पे आप लिखोगे चरम मौसमी परिस्थितियां। इनमें क्या लिखोगे आप चरम मौसमी परिस्थितियों में, 5वें प्रभाव में, तो आप लिखोगे कि जो महासागरीय चक्रवातों की यहाँ अधिकता होगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जो समुद्री लहरें हैं वो तीव्र गति से होंगी, तीव्र गति से होंगी तो ये भी प्रभावित करेंगी। ये करेंगी किसको, एक फिजी कंट्री है, जब आप एशिया के पूर्वी तट पर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे तो फिजी मिलेगा, फिजी। ठीक है, वानुआतू, ये सब जो 4-5 प्रभाव हैं ये आप लिख के आना, आए होंगे ये भी मुझे पता है। ठीक है, अब ये मौसमी परिस्थितियां हो गई तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि भाई आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं, आर्थिक परिणाम क्या होंगे, तो आर्थिक परिणाम पर्यटन को नुकसान होगा, मत्स्य पालन को नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ के बुनियादी ढांचा है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। ये सब चीजें इस प्रश्न का उत्तर हैं। थोड़ा सा आप निष्कर्ष लिखे आना मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो दे चुके हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप, इसका निष्कर्ष कैसे होंगे कि भाई ये होना चाहिए कि एक तो बचाव के कार्य क्या होना चाहिए, एक तो इसमें अनुकूलन की परिस्थितियां, कानूनी सुरक्षा, ठीक है, प्रवासन का ढांचा, जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब चीजें छोटे छोटे में निष्कर्ष में आप लिख के इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं, उत्तर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाई गैर कृषि प्राथमिक जो गतिविधियां हैं क्या हैं। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न में, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं। ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके जोड़ दिया है प्रश्न में। ठीक है, क्या हो रहा है कि आजकल यूपीएससी
एक सब्जेक्ट पे बहुत कम प्रश्न देता है, लेकिन एक प्रश्न में 2-3 सब्जेक्ट, 2-3 टॉपिक को क्या कर देता है, जोड़ देता है। अब गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां इकोनॉमी में भी है, ये ज्योग्राफी में भी है। ठीक है। अब पूछ रहा है भारत में इसकी भौगोलिक विशेषताओं, ये केवल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, यहां से यहां तक इकोनॉमी का पार्ट हो गया। भौगोलिक विशेषता समझानी है, और लेकिन समझानी तो है, लेकिन आपको उदाहरणों के साथ भी बताना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है। हम लोगों की टेस्ट सीरीज हुई थी, मेंस टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 2 में इस प्रकार का सवाल बिल्कुल हमने पूछा था, और ऐसा ही सवाल देखिए यूपीएससी ने पूछ लिया। हम लोगों ने क्या पूछा था कि भारत में पशुधन और कृषि के अन्य संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के संबंध में क्या उचित ठहराया जा सकता है? क्या इससे किसानों की आय दुगनी होने में मदद मिलेगी? इस क्षेत्र में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं? पशुधन भी तो गैर कृषि प्राथमिक क्षेत्र का एक हिस्सा है ना। ठीक। तो टेस्ट सीरीज में भी पूछा और यूपीएससी ने भी पूछ लिया। अगर आगे ऐसे कोई प्रश्न हैं जो टेस्ट सीरीज में और यूपीएससी में मैच कर रहे हैं, तो मैं आपको स्लाइड पर दिखा दूंगा। ठीक। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं भूमिका में? भूमिका में सबसे पहले तो आपको यह समझाना है कि गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां होती क्या हैं, सिर्फ यही बताना है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि खनन, ठीक है, उत्खनन, खनन और उत्खनन दोनों अलग अलग है, एक ही चीज नहीं है। और इसमें क्या होगा, वानिकी, मत्स्यन, ठीक है, पशुपालन और संग्रहण। संग्रहण मतलब कि जो जल वन से जो तेंदुपत्ता हो गया, ठीक है, कुछ औषधियों का संग्रहण होता है, इस प्रकार की चीजें वो संग्रहण। ये गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां हैं जो आप किस में लिखोगे, भूमिका में। अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई मुख्य भाग में क्या लिखोगे आप, मुख्य भाग में, तो मुख्य भाग में क्या करना है, इन्हीं को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे कि एक तो ये बता देना है और साथ में क्या करना है, बताने के साथ क्या करना है कि इनका भौगोलिक विशेषताएं बतानी है कि अगर खनन गैर कृषि प्राथमिक गतिविधि है तो खनन किन किन राज्यों में भारत में, क्योंकि प्रश्न भारत के संदर्भ में है, तो भारत में कहां कहां वो पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए मुख्य भाग में क्या लिखेंगे आप, मुख्य भाग में मान लो पहला आया है उत्खनन, खनन, इसको डिस्क्राइब कर देंगे। इसमें क्या कि उत्खनन खनन में क्या, इसमें देखो लौह अयस्क चूना पत्थर, ऐसे आप खनिजों के नाम लिखेंगे और इनका क्षेत्र बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड के साथ राजस्थान, यहाँ पे तांबा भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपने बता दिया क्या, उत्खनन खनन, और ये बता दिया विशेषताएं भौगोलिक। और अगर समय है आपके पास तो इसमें भी आप तोड़ सकते हो कि भाई झारखंड में कोई स्पेसिफिक स्थान बता दो या राजस्थान में कोई स्थान बता देना। दूसरा क्या है, वानिकी, वानिकी यानी कि कह सकते हैं कि लकड़ी काटना। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, जैसे लकड़ी में आप लिखोगे बांस की लकड़ी, ठीक है, बांस के साथ गैर लकड़ी उत्पादन, ये विस्तार कहां पे है, ये मिलेगा आपको पश्चिमी घाट में। ठीक। ये तीसरा क्या लिखोगे आप, तीसरा है मत्स्य पालन, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां ही तो बता रहा हूं मैं, यही तो चीजें हैं। इंट्रोडक्शन में इनके बारे में लिखना है होती क्या है, और मुख्य भाग में इसका डिस्क्राइब कर लेना है। अब मत्स्य पालन तो आपको स्वाभाविक है कि मत्स्य पालन वाली बात है, तो ये होगा कहाँ, तो देखिए मत्स्य पालन एक तो नदियां भी हो सकती हैं और समुद्र हो सकते हैं।
लेकिन समुद्री में कहाँ, तटीय क्षेत्र में अधिकतर। जब तटीय क्षेत्र की बात आ गई तो यहाँ पे एक राज्य आ जाता है केरल, ठीक है। ऐसे आंध्र प्रदेश, कुछ तटीय राज्यों की भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि भाई इनके राज्यों में इस तट पर ये मत्स्य पालन क्या हो रहा है, ठीक। अगला इसमें और क्या लिख सकते हैं, पशुपालन। पशुपालन में जैसे डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मैं लिख देता हूं, है ना, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन। एक पशुपालन का एक और प्रकार है, वो है खाना बदोश पशुपालन। कुछ लोग रहते हैं, अपनी मवेशियों को ले जाते हैं, वहां कुछ समय तक रहते हैं, वहां पे पशुपालन भी करते हैं और वहां पे दुग्ध उत्पादन भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। झूमिंग कृषि जैसे है ना, ऐसे जैसे कि किसी इलाके में बाढ़ आई हुई है और मवेशियां ठीक ठाक मात्रा में हैं, गाय भैंसे हैं, भेड़ भी हैं, तो बाढ़ वाले क्षेत्र से कहीं ऊंचे क्षेत्र पे वो लोग चले जाते हैं 1 या 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, उन्हें खाना बदोश पशुपालन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइब पाई जाती है, गुज्जर, ठीक है। वो ये लोग इस प्रकार के होते हैं। अब डेयरी मुर्गी पालन, इसका उदाहरण आप लिख सकते हो राजस्थान, है ना, राजस्थान लिख सकते हो। राजस्थान में क्या, ऊंट पालन। ये तो डेयरी पशु मुर्गी पालन तो अधिकतर भारत के राज्यों में है, ठीक है। ये इसमें आंसर में लिख सकते हैं। अगला, जैसे मान लो संग्रहण में क्या होना चाहिए, आदिवासी समुदाय क्या करते हैं, आदिवासी समुदाय क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, कुछ पत्ते बीनते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, उनका उत्पाद बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि शहद 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 का भी वहां से क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उस शहद उत्पादन करके शहद को क्या करते हैं, बेचते हैं। उत्पादन का मतलब ये नहीं कि वो खुद शहद बनाते हैं, मतलब कि मधुमक्खी को शहद को तोड़ के करके अपने मार्केट में बेचते हैं, संग्रहण, ठीक है। अब बात आती है कि भूआकृतिक विशेषताओं, इसे प्रश्न में पूछा है कि भूआकृतिक विशेषताओं से संबंध कैसा है इसका, भूआकृतिक विशेषताओं से संबंध, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई अब बात करते हैं हिमालय, है ना। अब ब्रॉड लेवल पे चलते हैं, क्योंकि प्रश्न की डिमांड क्या थी, पूछ रहा था कि भारत में भौगोलिक विशेषताओं किस प्रकार संबंधित है, भौगोलिक विशेषता पूछ रहा है। तो अब हिमालय, ठीक है। अब हिमालय में आपको पता पड़ेगा, आपको पता होगा कि एक तो वनस्पति जो होती है वो सघन होती है, सघन वानिकी। ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। हिमालय में पशुपालन भी होता है, बताया था मैंने, J&K, हिमाचल प्रदेश, उज्जर बकरवाल, ये प्रजातियों में, ठीक है। दूसरा भाग, जैसे मान लो उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में कहा, उत्तरी मैदान के अधिकतर क्षेत्र क्या है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है। जैसे उपजाऊ में, जैसे गंगा नदी में, ठीक है। दामोदर नदी सुना है किसी ने, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी जो है वो कोयला के निक्षेप के लिए बहुत क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। गंगा में नदी में मैदान में क्या होता है, उपजाऊ, एक तो हो गया उपजाऊ मैदान, एक है गंगा का मैदान। उपजाऊ मैदान में जैसे पंजाब राज्य है, गंगा पंजाब से नहीं जाती, याद रखना, उपजाऊ मैदान। तो पंजाब में पशुपालन क्या है, ठीक ठाक मात्रा में है, ठीक है। यानी कि पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे कह सकते हैं डेयरी उद्योग, उत्तरी मैदान हो गया। और इसमें क्या हो सकता है कि भाई क्या प्रायद्वीपीय पठार पे भौतिक विभाजन में इस प्रकार की प्राथमिक गतिविधियां पाई जाती हैं क्या, हाँ भाई पाई जाती हैं। तो वहां क्या होगा कि प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा तो सर खनिज संसाधन होगा, क्या होगा, खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन कहाँ पे होगा कि दक्कन का पठार है, सबसे ज्यादा
दक्कन का पठार रिचेस्ट है किसके मामले में? खनिज संसाधन के में। और दक्कन के पठार में लोहा अयस्क क्या होता है? ठीक ठाक मात्रा में होता है। ठीक है, तो अब लोहा अयस्क ठीक ठाक मात्रा में होगा तो यहाँ पे एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य में एक जगह होती है बेल्लारी। इंदिरा गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, हारी थी, जीती भी थी, और सोनिया गांधी भी लड़ी थी, मतलब कर्नाटक है ना। लोहा अयस्क। अब बॉक्साइट, प्रायद्वीप पठार की बात कर रहा हूं ना मैं। बॉक्साइट में से उड़ीसा सबसे ज्यादा, बॉक्साइट के बाद उड़ीसा के बाद, और इसमें अगर हम तांबे की बात करें तो राजस्थान। ठीक है, ये चीजें आप इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्रायद्वीप पठार में और क्या चीज हो सकती है कि सर यहाँ पे सघन जंगल हैं। ठीक है, सघन जंगल हैं तो मोटे तना वाला यहाँ पे सागौन भी होता है, ये भी चीजें हैं इसमें। ठीक, अगला क्षेत्रीय विभाजन अगला कौन सा है कि थार का मरुस्थल। इसमें क्या होगा कि थार के मरुस्थल में क्या होता है कि ये तो एक तो ये सबसे पहले शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पे ऊंट पालन ठीक ठाक मात्रा में है। ऊंट पालन के अनुकूल भी है, और क्या है, भेड़ पालन के अनुकूल भी है थार का मरुस्थल। अगला है विस्तार अगर करेंगे तो तटीय क्षेत्र हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब तटीय क्षेत्र में क्या होगा, तटीय मैदान में, क्षेत्र कह दो या मैदान कह दो एक ही बात है। इसमें क्या होगा, क्या यह मत्स्य पालन होगा? बिल्कुल होगा। मत्स्य पालन में भी अगर मछली होगी तो यहाँ पे झींगा मछली का झींगा मत्स्य का क्या होगा, पालन ठीक ठाक होगा। इस प्रश्न में यही सब लिखने थे। अगर आप उदाहरण और लिख सकते हो तो लिख दो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, दूसरा लिख सकते हो आप ब्रह्मपुत्र की घाटी। ब्रह्मपुत्र की घाटी मत्स्य के लिए फेमस है, और छोटा नागपुर पठार कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और लिख सकते हो भाई कि पश्चिमी घाट भी सर लिखने का मन कर रहा है तो लिख दो पश्चिमी घाट। वहां क्या, वहां पे बांस औषधि वानिकी इसके लिए यहाँ की प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही लिखना था। निष्कर्ष आप अब एक मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि निष्कर्ष में क्या लिखें, तो देखो मैं लिख देता हूं। वैसे तो निष्कर्ष आप कैसे लिखेंगे, तो निष्कर्ष में लिखना कुछ नहीं है, आप लिख देना है कि गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां जो हैं वो भौगोलिक विशेषताओं से इनका क्या है, घनिष्ठ संबंध है। कैसे संबंध है, जो हमने मुख्य भागों में बता दिया। ठीक है, अब वो आपको क्या करना है, उसी मुख्य भाग का क्रंच करके इसमें निष्कर्ष में लिख के अपना उत्तर की क्या कर देना है, समाप्ति कर देना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई आपको उपयुक्त उदाहरण देना है, और उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में क्या करना है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की क्या करनी है, संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। ठीक है, मतलब ये कि पहले तो आपको उदाहरण देना है। उदाहरण किस चीज के, सौर ऊर्जा के और पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की। अब देखो ये प्रश्न जो आया था टेस्ट सीरीज में, टेस्ट नंबर 13 में आया था कि अक्षय ऊर्जा क्षमता संवर्धन हेतु भारत के प्रयासों का मूल्यांकन करें। इस क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर क्या हैं, यही यूपीएससी ने पूछ लिया। फिर हमने 13 टेस्ट में था, टेस्ट नंबर 15 में भी इस प्रकार का प्रश्न था, और टेस्ट नंबर 11 में भी इस प्रकार का प्रश्न था। ठीक है, तो एजिटेज द स्टडी की जो टेस्ट सीरीज है वहां से भी कहीं ना कहीं प्रश्न सीधे डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेता है, या कुछ परसेंट भाग को छोड़ के घुमा फिरा के पूछ लेता है। मतलब कहने का यह है कि प्रश्न जो टेस्ट सीरीज में होती है वहां से प्रश्न आते हैं। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं। ठीक है, आप टेस्ट 15 उठा के देखोगे, टेस्ट 13 उठा के देखोगे, प्रश्न ये होगा, और ये जो इसका आंसर होगा वही इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिए फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो भूमिका में आपको बताना है कि सौर ऊर्जा
क्या होती है? तो देखो, सौर ऊर्जा, आपको पता है सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा निर्भर किस पे करती है? सूर्य पे करती है। सूर्य पे करती है, ठीक है। यानी कि कैसे? अगर मान लो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आएगी नहीं तो सौर ऊर्जा कहां से कोई क्रिया कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो भारत में क्या होता है, लगभग 300 दिन से ज्यादा, लगभग बता रहा हूं, लगभग 300 दिन से ज्यादा दिन होते हैं प्रतिवर्ष। दिन होते हैं मतलब कह सकते हैं कि यहाँ इस समय 365 में से 300 में ठीक ठाक मात्रा में क्या होती है? धूप होती है, ठीक है। ये इतना लिखना है, धूप होती है। तो यहाँ पे जो औसत विकिरण होगा, औसत विकिरण होगा वो 4 से लेके 7 किलो वाट प्रति घंटा द्रव्यमान का क्यू प्रतिदिन, है ना, ठीक ठाक मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है। ये आप इसमें लिखेंगे। अब प्रश्न का पक्ष था पहला कि पारिस्थितिक लाभ ये क्या होते हैं? तो हम पारिस्थितिक लाभ जैसे बात करेंगे तो पारिस्थितिक लाभ मैं लिख देता हूं, पारिस्थितिक लाभ। और इसमें भी पहला लाभ कौन सा है कि स्वच्छ ऊर्जा का क्या संक्रमण। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण मतलब क्या कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में क्या कमी आएगी? क्यों? क्योंकि ये तो सौर ऊर्जा से है, सोलर से है, तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि ये जो चीज है सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा का संक्रमण भी है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न हो रही है। दूसरी चीज, क्या सौर ऊर्जा जीवाश्म पर निर्भर है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो स्वाभाविक है कोयला, पेट्रोल, ये सब निक्षेप जहाँ होंगे नहीं तो जीवाश्म पर निर्भर नहीं है। अभी सम्मेलन कोप 28 में एक बात कही गई थी, क्या कही गई थी? कि कही गई थी कि भाई 2070 तक हमको क्या करना है? शून्य, क्या करना है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यहां तक का लक्ष्य है। जीरो, नेट जीरो प्रोडक्शन, ठीक, ये इसमें लिखना है। दूसरा क्या, क्या वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है? बिल्कुल। ये कैसे? ये ऐसे कि सर कोयला जो उत्पादित जो संयंत्र होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सर नाइट्रस ऑक्साइड और क्या करते हैं? CO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, इन गैसों जैसे उसमें क्या करते हैं? प्रदूषक में क्या कमी लाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वायु गुणवत्ता में सुधार, अगर कोयला आधारित संयंत्र जो होगा तो ये चीज ज्यादा होगी, लेकिन सौर ऊर्जा में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये भी वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। और क्या होगा? क्या भूमि में कोई सामंजस्य बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे? कि सौर ऊर्जा जो संयंत्र हैं या पवन चक्कियां हैं वो ऐसी जगह स्थापित की जाएंगी जहां पर भूमि हो, लेकिन यहाँ पे भूमि उर्वर ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कह सकते हैं कि वहां कहाँ हो? रेगिस्तान, बंजर, यहाँ पे इनका क्या हो? स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि है ये वैसे भी उपज की दृष्टि से काम ही नहीं आती। तो यहाँ जो चीज स्थापित की जाएगी सौर ऊर्जा संयंत्र, जैसे राजस्थान में जाओगे, सीकर जाओगे आप, इधर जैसलमेर साइड जाओगे, तो इससे क्या हो रहा है कि जो उपजाऊ भूमि है वो हमारी ठीक ठाक मात्रा में बच रही है। यानी कि उपजाऊ भूमि का प्रयोग कृषि के लिए हम कर सकते हैं। सपोज अगर इनका स्थापना हम उपजाऊ भूमि के पास कर दें तो फिर जो रेगिस्तानी बंजर भूमि है वहां तो कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं कृषि में, और उपजाऊ भूमि भी चली जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा। तो ये भूमि में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। और क्या, क्या जल संरक्षण पर कुछ प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो ताप जो विद्युत केंद्र होते हैं ना, ताप विद्युत संयंत्र, सॉरी,
इन ताप विद्युत संयंत्रों को ठंडा करने के लिए क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है, यानी कि जल का संरक्षण जरूरी है। जितने भी ताप विद्युत संयंत्र है वो उसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन सौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये जल संरक्षण के लिए भी ठीक है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके आर्थिक लाभ भी बताइए। आर्थिक लाभ में कैसे लिखोगे आप? आर्थिक लाभ में लिखोगे कि जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो ऊर्जा सुरक्षा है और लागत प्रतिस्पर्धा। ऊर्जा सुरक्षा और लागत प्रतिस्पर्धा। यहां पे सौर ऊर्जा यानी कि कोयला, तेल और प्राकृतिक पर क्या निर्भरता कम है। मतलब जो सौर ऊर्जा की तुलना में जो ताप जो इनकी ताप विद्युत संयंत्र में क्या क्या जरूरत किसकी होती है भाई? तो कोयले की जरूरत होती है, ठीक है, तेल की जरूरत होती है, प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। ताप विद्युत केंद्र तो इन पर निर्भर होता है, लेकिन इस ताप विद्युत केंद्र की तुलना में सौर ऊर्जा में ये चीजों का निर्भरता नहीं होती, यानी कि निर्भरता नहीं होगी तो विदेशी मुद्रा को क्या ये लोग बचाएंगे, मतलब ये हमारी बचेगी विदेशी मुद्रा। क्यों? क्योंकि इसमें भी खत्म हो रही है, इसमें भी खत्म हो रही है और इसमें भी खत्म हो रही है। ठीक है, आर्थिक लाभ में रोजगार का सृजन भी होगा। जब हम सौर ऊर्जा पैनल पवन चक्कियों का स्थापना करेंगे तो उसके रख रखाव के लिए व्यक्ति चाहिए, देख रेख के लिए व्यक्ति चाहिए, ठीक है, उसके संचालन के लिए व्यक्ति चाहिए, उसके पैनल का जो निर्माण है उस निर्माण के लिए भी व्यक्ति चाहिए, तो रोजगार का भी सृजन होगा। ठीक है, ये चीज इसमें लिख देंगे। अगर और अच्छा आपको उत्तर बनाना है तो इसमें उदाहरण उदाहरण क्या हो सकते हैं आप, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसको लिख सकते हो। ठीक है, और एक थी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, एक और लिख सकते हो कि भाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, ये कैसे? औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार, इसको भी आप इसमें लिख सकते हो उदाहरण के रूप में। ये कैसे? कि भाई ये ऐसे कि ये सस्ती सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, इनपुट लागत कम करते हैं। मतलब सस्ती सौर ऊर्जा क्या करती है, जो इनपुट लागत है उसे कम करती है। ठीक है, कम करती है मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में, है ना, बैटरी भंडारण में, ये सब चीज आप उदाहरण देके इस प्रश्न का क्या कर सकते हो, अंत कर सकते हो। ठीक है, इस प्रश्न का यही था। इस प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुनामी क्या है। सुनामी के बारे में बताना है कि सुनामी क्या है, और सुनामी क्या है वो तो ठीक है, वो पूछ रहा है कि भाई कैसे और कहाँ बनती हैं। एक तो पूछ लिया सुनामी, एक पूछ लिया बनती कहाँ पे है और उनके परिणाम क्या हैं, उदाहरण बताइए। सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न ज्योग्राफी में पूछ लिया है। ठीक है, क्या ये प्रश्न हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में पूछा है? एक बार देख ले तो बिल्कुल पूछा है। हमने क्या पूछा है कि टेस्ट नंबर 3 में और यूपीएससी की टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 10 में 3 में क्या पूछा है कि वर्ष 2004 की सुनामी के बाद हिंद महासागर में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन करें और इन प्रणालियों में कैसे सुधार हुआ है, वर्तमान चुनौती क्या है। यही तो इसमें लिखना है, परिणाम क्या है और उदाहरण क्या है। अब देखो, अगर इस प्रश्न का हम डिस्कशन देखें तो उसमें पहले जब भूमिका जब आप लिखोगे 10 से 20 वर्ड 30 वर्ड, तो भूमिका में आप लिखोगे क्या, सुनामी क्या होती है। तो लिख देना कि सुनामी भाई दीर्घ तरंग वाली समुद्री क्या होती हैं, लहरें होती हैं। ठीक है, दीर्घ तरंग वाली समुद्री लहरें तो होती हैं, लेकिन लहरों की श्रृंखला भी होती है। उत्पन्न कहाँ होती हैं? उत्पन्न सुनामी स्वाभाविक है कि महासागरों में होंगी। मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे। महासागरों में कैसे, कि जैसे मान लो कोई बड़ा द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के क्या अचानक विस्थापन से
ठीक है, मान लो बड़ा द्रव्यमान, उसका अचानक विस्थापन हो गया। अचानक विस्थापन के से क्या होता है कि इनका उत्पत्ति होती है एकदम से। अब कैसे होगी मैं आगे बता दूंगा कि बड़े समुद्र में कुछ हलचल उत्पन्न हुई और वो समुद्र का जो पानी है वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो सुनामी क्या उत्पन्न हो गया। ठीक है, उदाहरण अगर पूछें आपके सर उदाहरण क्या होगा इसका, हाल ही में कोई उदाहरण दीजिए, तो भाई जुलाई 2025 की बात है। एक रूस में एक जगह पड़ती है कमचटका। कमचटका प्रायद्वीप, यहाँ पे सुनामी आई, भूकंप आई और ज्वालामुखी भी आया। तो यहाँ पे सुनामी की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सुनामी का क्या हुआ, आगमन हुआ। लेकिन सुनामी आने से पहले यहाँ भूकंप आया था। भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता थी लगभग 8.8, ठीक ठाक मात्रा में भूकंप आया था, मतलब पूरा इलाका फ्लैट कर दिया था। उसके बाद सुनामी आई और ये सुनामी वहां पर आई तो इसकी जो लहरें थी वो इतनी तेज लहरें थी कि जो रूस का कुरिल द्वीप मिलेगा, जब आप मैपिंग में देखोगे, जो कुरिल द्वीप से होती हुई हवाई द्वीप और उसका प्रभाव कहां तक पड़ा था, दक्षिण अमेरिका का एक पश्चिमी तट पर एक देश है चिली, उस चिली तक इन सुनामियों का क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। मतलब ये कह सकते हैं कि एक इतनी भयंकर मात्रा में, इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी थी इसने कि वहां पर लोग भी कह सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो, कुछ क्षति भी हुई जान माल की। चलिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, उदाहरण में इसलिए लिख सकते हो, इतना नहीं लिखना जो मैंने बताया है। ठीक है, अब बात आती है कि इनका निर्माण कैसे होता है ना। निर्माण होता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक संचलन से, टेक्टोनिक संचलन मतलब क्या कि जब क्षेपित जोन, इस जोन में क्या होता है, भूकंप आते हैं। तो भूकंप आता है तो भूकंप से क्या होता है, समुद्र का स्थल थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो जब ऊपर उठेगा अचानक से, या तो ऊपर उठेगा या नीचे धसेगा, इससे भी सुनामी को क्या होगा, उत्पन्न होगा, निर्माण होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 2004 में सुनामी आई थी, सुमात्रा और अंडमान सागर, मतलब अंडमान गर्त में भी आई थी, सागर भी कह सकते हैं। यहाँ पे सुनामी इसी टेक्टोनिक संचलन के कारण उत्पन्न हुई थी, ये आप लिख दोगे। ठीक है, क्या दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी आ सकती है? अरे सर आपने अभी तो बताया कमचटका प्रायद्वीप में, बिल्कुल आ सकती है। कैसे कि यहाँ पे अंतः सागरीय और तटीय विस्फोट, या तो सागर के अंदर विस्फोट हो या तट पर विस्फोट हो, जैसे 2004 में। ठीक है, उससे भी सुनामी का क्या है, निर्माण हो सकता है। जैसे कि उदाहरण हम देखें तो इंडोनेशिया, और कैसे निर्माण हो सकता है कि सागर के अंदर, जैसे अंतः सागरीय भूस्खलन। आप सोचेंगे कि भूस्खलन तो पहाड़ों पे होता है, क्या सागर के अंदर भी भूस्खलन होता है? बिल्कुल होता है। सागर नित्तल प्रसरण पूरा सिद्धांत पढ़ोगे तो वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या हिमखंड का इसमें कोई योगदान रहता है? हिमखंड का विखंडन होता है, या कह सकते हैं उल्का पिंड का जो प्रभाव होता है वो सुनामी के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब बात आती है कि प्रश्न में क्षेत्र पूछा है इसने, कहां बनती है। देखिए, अधिकांश सुनामी है, मैं लिख देता हूं, रिंग्स ऑफ फायर। जो परिप्रशांत पेटी है ना, परिप्रशांत पेटी में अधिकांश सुनामी उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पेटी है, ये सबडक्शन जोन, यानी कह सकते हैं इसको क्षेपित जोन में स्थित है।
ये परिप्रशांत पेटी जो है वो सबडक्शन जोन यानी क्षेपित जोन में स्थित है। यहाँ भूकंप भी आएंगे, सुनामी भी आएंगे और ज्वालामुखी भी आएंगी, तो अधिकतर इनका क्षेत्र यहाँ ज्यादा होती है ये। ठीक है, अब बात आती है इनका परिणाम क्या होंगे। परिणाम बताना है। अब परिणाम में सबसे पहले तो देखो मानवीय क्षति होगी, सुनामी आएगी, लहरें आएंगी, मानव की क्षति होगी। यानी कि क्या होगा, इसमें मानव डूब भी सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं और ठीक ठाक मात्रा में क्या है इनकी मृत्यु हो सकती है। 2004 में लगभग 2 से 2.5 लाख आदमी की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी, मानवीय क्षति हो गई। क्या इसमें आर्थिक बुनियादी ढांचा है वो, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। सुनामी से बुनियादी ढांचा जो है, मैं लिख देता हूं, बुनियादी ढांचा भी नष्ट होगा। ठीक है, पर्यावरण पर कोई प्रभाव? बिल्कुल पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा। और क्या होगा इसमें कि परमाणु तकनीक जो है उस पर कोई जोखिम होगा? बिल्कुल हो सकता है। सुनामी आई जैसे 2011 में जापान में आई थी, ठीक है, जापान में, वहां पे एक परमाणु संयंत्र केंद्र है फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को इस सुनामी ने जन्म दिया था, मतलब कह सकते हैं वहां पे परमाणु घटना भी उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो परमाणु फुकुशिमा संयंत्र नष्ट हो गया था। तो ये भी ठीक ठाक है। 3-4 इसके परिणाम हैं, आप लिख लेना। अब भाई आती है कि बचाव क्या हो सकता है इसका, तैयारी। बचाव और तैयारी में, तो बचाव और तैयारी में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्रों की स्थापना, जैसे अभी भारत में से हैदराबाद में है, ठीक है, इसकी स्थापना। और क्या, तटीय जैवी ढाल, मतलब तटीय जैवी ढाल में क्या होता है, ये मैंग्रोव वनों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगी, इनसे बचाना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। इस प्रश्न का आंसर यही था। पूछ क्या रहा था कि क्या होती है, हमने डिस्कस कर लिया। पूछ रहा था कि कैसे और कहां बनती हैं, वो भी डिस्कस कर लिया। पूछ रहा था कि परिणाम क्या है उनके, बता दिए कि परिणाम ये हो सकते हैं। और उदाहरण समझाना है आपको कि भाई उदाहरण क्या है इसके। ठीक है, ये चीज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व के अपतटीय जो तेल के भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। ये देखो यहां लिख रहा है अपतटीय, यहां लिख रहा है तटवर्ती, दोनों में अंतर है, याद रखना। ये तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार अलग हैं? ठीक ठाक चीज पूछी है इसमें। अब देखो हमने भी टेस्ट सीरीज में टेस्ट 13 में इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। हमने क्या पूछा है कि भाई महासागर में अंतर्जलीय खनिज अन्वेषण में भारत का प्रवेश सामरिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात तो वही होगी ना। इसके आलोक में महासागरों में खनन की संभावना और निहितार्थों पर चर्चा करनी है आपको। जो इसमें लिखा है वही तो इसमें पूछा है। थोड़ा सा कह सकते हैं अलग हट गया, बाकी सेम है। तो पहले तो आपको ये पता करना आवश्यक होगा कि जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे तेल भंडार जो हैं वो किसे कहते हैं। तो क्या होता है ना कि समुद्र जो है, समुद्र के नीचे कच्चे तेल के भंडार, समुद्र के नीचे जो कच्चे तेल के भंडार हैं उसे हम कहते हैं अपतटीय तेल भंडार। ठीक है, कैसे कि समुद्र के नीचे तेल के भंडार हैं, लेकिन इन तक हमको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? इन तक हम पहुंचते हैं ड्रिलिंग के माध्यम से। मतलब कह सकते हैं कि भूमिका में लिख सकते हैं आप कि इन समुद्र के नीचे जो कच्चे तेल के भंडार हैं उन तेल के भंडारों तक पहुंचने में हमें ड्रिल के माध्यम से हम पहुंचा जा सकता है। ये चीज हो गई। अब भौगोलिक वितरण क्या होगा इसका, किसका?
अपतटीय तेल भंडारों का भौगोलिक वितरण। तो आप लिख देना सीधा सीधा सर, महाद्वीपों के तटों पे होते हैं ये, और सर गहरे समुद्रीय बेसिनों में भी होते हैं। ठीक है, और इसको प्रभावी प्रश्न को बनाना है तो आप लिख दो इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। अब क्षेत्र जैसे मान लो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में क्या होता है कि विश्व के सबसे समृद्ध अपतटीय तेल के भंडार हैं यहाँ पे। मैक्सिको की खाड़ी ये कहाँ पे है कि ये यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों की सीमा के आसपास है। दूसरा क्षेत्र कौन सा होगा कि सर उत्तरी सागर लग रहा है। ठीक है, तो उत्तरी सागर बता देते हैं। ये उत्तरी सागर किसमें है? ब्रिटेन में। और मिडिल ईस्ट यानी इसे हम लिख सकते हैं मध्य पूर्व। यहाँ एक खाड़ी होती है फारस की खाड़ी, यहाँ भी आप क्षेत्र लिख सकते हो। और क्या सर ब्राजील में है? बिल्कुल है, ब्राजील में सेंटोस एक जगह है वहां पे, और कैंपोस, सेंटोस और कैंपोस बेसिन में भी इनका ठीक ठाक क्या है स्रोत है। ठीक है, ये चीज आप इसमें लिख सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हो गया, क्या भारत में भी ऐसा है? तो भारत में आपको मैं बता देता हूँ, लिख दो केजी बेसिन। मतलब केजी, केजी का मतलब मैं पहला लेटर ले लिया कृष्णा और जी ले लिया गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी के बेसिन में। यहाँ क्या, यहाँ पर जो सेल गैस है, सेल गैस की क्या है संभावना ज्यादा पाई जाती है। यहाँ भी भंडार पता चल गया। अब बात ये आती है, प्रश्न पूछ रहा है दूसरी चीज, प्रश्न पूछ रहा है कि ये तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न है। अब हमको करना है तुलना, वो किस में? अपतटीय में और तटवर्ती भंडारों में। तो तुलना कैसे करेंगे? देखिए, एक लिख देना आप अवस्थिति। अवस्थिति मतलब कैसे? अपतटीय में लिख देना साइड में, और इधर लिख देना तटवर्तीय। ठीक है, अब ये जो अवस्थिति, ये जो अपतटीय, ये कहाँ मिलेंगे? महासागरीय, बताया था ना मैंने, नित्तल में मिलेंगे, और कहाँ पे? महाद्वीपीय शेल्फ में मिलेंगे, और गहरे समुद्रों में मिलेंगे। ठीक है, कौन से? अपतटीय तेल भंडार। और तटवर्ती की बात करें तो भाई सतह के नीचे जो मैदान होते हैं ना, वहां मिलेंगे, और मरुस्थल में जहां जीवाश्म होगा वहां ये तटवर्ती तेल भंडार का मिलन होगा। और एक चीज क्या, क्या इस तक पहुंच क्या हो सकती है, मतलब कह सकते हैं खोज करने के लिए क्या हो सकता है, अन्वेषण कैसे करते हैं, इनका उत्पादन कैसे करेंगे। तो अन्वेषण होगा अपतटीय का, होगा क्या होगा कि भाई इनको ड्रिलिंग के माध्यम से हम ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग के माध्यम से इसको इसको भूमि पर जो ड्रिलिंग होती है पारंपरिक ड्रिलिंग के माध्यम से, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पारंपरिक जो ड्रिलिंग होती है दोनों को ही ड्रिलिंग के माध्यम से लाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है ड्रिलिंग कौन सी है। तो यहाँ पारंपरिक जो जनरल हम बोरवेल कराते हैं उस प्रकार से, लेकिन समुद्र के अंदर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, उत्पादन लागत क्या होगी इसकी? उत्पादन लागत, तो अपतटीय की जो उत्पादन लागत होगी कि वो जटिल बुनियादी ढांचा, मैं लिख देता हूं जटिल जटिल बुनियादी ढांचा होगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जटिल बुनियादी ढांचा भी होगा, यहाँ परिवहन भी जटिल होगा। यहाँ पे परिवहन क्या होगा, जो उसको ले जाने आवागमन का परिवहन को, ये परिवहन के सरल के कारण के कम होंगे ये। ठीक है,
मतलब यहाँ परिवहन उतना कॉस्टली नहीं होगा जितना यहाँ होगा। तो यहाँ पर जटिल बुनियादी ढांचा इसमें ज़्यादा है अपतटीय में। ठीक है, ऐसे ही आप पर्यावरणीय जोखिम लिख देना कि इस अपतटीय में क्या होगा और तटीवर्ती में पर्यावरणीय जोखिम क्या होगा। कि यहाँ पर समुद्री प्रदूषण से तेल रिसाव जिससे पर्यावरण पर भी मछली मरेंगी, इसमें ज़्यादा होगा। जबकि तटवर्ती में क्या होगा, इसमें भूमि क्षरण भी होगा और भूजल का भी प्रदूषण होगा। ये चीज क्या हो गई, इसमें होगी। यही इस प्रश्न की क्या थी, डिमांड थी, तुलना करनी है। तो तुलना थोड़ा सा ऐसे मतलब आप करके इस प्रश्न को क्या कर देना, अंत कर देना। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थानिक और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS, ठीक है, ग्लोबल GIS और RS रिमोट सेंसिंग, ठीक है, मैं लिख देता हूं रिमोट सेंसिंग। इसका क्या सिस्टम, वो इसका क्या रिमोट सेंसिंग तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्थानिक क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 ऑल इंडिया मेंस सिमुलेटरी टेस्ट में ये चीज पूछी गई थी। इसमें क्या पूछा गया था कि भारत अपने स्वयं का ग्लोबल GPS बना सकता है क्या। भारत क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और गगन रिसीवर सिस्टम के विशेष संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न टेस्ट सीरीज में था और ये प्रश्न UPSC में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, स्थानिक और क्षेत्रीय योजना बनाने में क्या क्या होना चाहिए। शहरीकरण, बुनियादी ढांचा, ठीक है, आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय संधारियता। इन सब के लिए भूमि और जल संसाधनों का क्या होना चाहिए, इष्टतम क्या उपयोग। इन सब के लिए भूमि और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग बहुत जरूरी है। ये चीज आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, अब मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि मुख्य भाग में लिखेंगे कि GIS और RS रिमोट सेंसिंग, इसकी क्या भूमिका है। तो GIS का जो काम होता है वो मानचित्रण डेटा को एकत्रित करना होता है और RS क्या करता है कि भूमि वनस्पति शहर इन सब का क्या करता है, मानचित्र का क्या करता है, इनका चित्रांकन करता है ना। चित्रांकन भी कैसे, उपग्रह के माध्यम से। इनकी क्या हो गई भूमिका। अब इन दोनों में AI की क्या रोल है, AI की क्या भूमिका है इस GIS और RS को बढ़ाने में। AI की भूमिका क्या है, तो देखो AI की क्या भूमिका है। एक तो ये प्रतिरूप की पहचान करता है, मतलब कैसे कि AI क्या करता है, जो एल्गोरिदम होती है ना, AI एल्गोरिदम भूमि उपयोग का पता लगाने के लिए और क्या पूर्वानुमान मॉडल, बिल्कुल सही। इसमें क्या कर सकते हैं कि सर बाढ़ क्षेत्र होते हैं ना, बाढ़ क्षेत्रों का पता लगाने, कहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, GPS यातायात का पता लगाने, ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा यानी कि भीड़, यातायात भीड़ ट्रैफिक, उसका पता लगाने। इसमें इस चीज का क्या हो सकता है, भूमिका होती है AI की। तीसरा है स्वचालन, क्या से स्वचालन होता है इसका, कह सकते हैं हाँ, क्योंकि मैनुअल विधियों से इनका संचालन होता है। जैसे RS में क्या होता है, रिमोट सेंसिंग में, इसमें डेटा सेट होता है एक, इसका डेटा सेट का क्या होता है, तीव्र वर्गीकरण। ये तीनों के तीनों AI में क्या है इसकी भूमिका में। क्या ड्रोन में भी इसकी भूमिका है, बिल्कुल है। ड्रोन में कैसे, ये देखो
स्थानिक व हवाई नियोजन के लिए। यूपीएससी कितना चतुर चालाक है। ज्योग्राफी, साइंस टेक का प्रश्न को ज्योग्राफी में दे दिया है। यही तो इंटरलिंकिंग होती है कि ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो लेकिन प्रश्न आ गया साइंस टेक का, क्योंकि ये जो एआई है ये साइंस टेक का पार्ट है। जीपीएस, जीएस, रिमोट सेंसिंग, आईआरएनएसएस, ये सब साइंस टेक का पार्ट है। लेकिन ज्योग्राफी में कैसे पूछा है मैं बताऊंगा कि ये ज्योग्राफी से कनेक्ट कैसे किया है इसने। तो ड्रोन की भूमिका क्या होगी? तो ड्रोन की भूमिका होगी कि तो भाई जो हाई रेजुलेशन डेटा है, मतलब कह सकते हैं एचडी, उसमें ड्रोन की ठीक ठाक भूमिका होगी। क्या ड्रोन 3D इमेजिंग, मतलब कह सकते हैं कि त्रिविमीय मानचित्रण, त्रिविमीय मानचित्रण में भी इसकी भूमिका होगी। ठीक, अच्छा अब बताओ नियोजन हेतु, अगला पॉइंट लिखो, नियोजन प्रभावी एकीकरण, ये क्या होगा? ये क्या है? तो ये अनुप्रयोग क्षेत्र, ठीक है, इसमें आपको लिखना है। और इसमें योजना में क्या है कि एआई GIS प्लस RS प्लस ड्रोन, मतलब कह सकते हैं इस नियोजन के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें AI GIS प्लस RS प्लस ड्रोन, इन सब की क्या है इसकी भूमिका है, ये आप लिख। अब ये जो चीज हमने बताई ये भारत में कोई प्रभाव है इसका? तो इसका जो उदाहरण भारत में भी है और विश्व में भी है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है ये, यूपीएससी ने पूछा है, तो टेक्निकल प्रश्न थोड़ा सा इसको सोच विचार करके लिखना होगा आपको। अब इसमें चुनौतियां हैं कुछ, चुनौतियां आप लिख देना। चुनौतियां क्या होंगी सर? सर इसमें उच्च लागत होगी, लागत बहुत ज्यादा है इसमें, उच्च लागत होगी। तो लागत ज्यादा होगी तो श्रम शक्ति की भी आवश्यकता होगी, व्यक्तियों की। हाँ, तो रोजगार भी होंगे, रोजगार में होंगे जो श्रम शक्ति होगी, उस श्रम शक्ति की आवश्यकता तो होगी, लेकिन श्रम शक्ति कैसी होगी? वो होगी ट्रेंड, कह सकते हैं कुशल श्रमिक। ये इस प्रश्न का आंसर है। अंत करोगे तो आप लिख देना आगे की राह, आगे की राह बताते हुए आप इस प्रश्न का क्या करेंगे? अंत करके आएंगे। ये टेक्निकल प्रश्न था ज्योग्राफी का और साइंस टेक का मिला के, इसमें इकोनॉमी भी थी। इसीलिए कहता हूँ कि इंटीग्रेट तरह से आप पढ़िए, इंटीग्रेट अप्रोच अपनाइए, आपका प्री मेंस कहीं नहीं रुकने वाला। आप सब्जेक्ट बेसिस पर कमांड करेंगे, एक ही चीज को पढ़ेंगे। जैसे इसमें सिर्फ एक प्रश्न आया था, वो आया था सुनामी वाला, सिर्फ ज्योग्राफी का था। बाकी अभी तक मैंने जितने प्रश्न डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं एक टॉपिक से दूसरे सब्जेक्ट से इंटरलिंक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीप और महासागरीय बेसिनों का आकार और माप में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक्स गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, सिंपल चीज ये है, इस प्रश्न में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के डिस्कस करना है आपको। मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ, समझना कैसे है। आपको चर्चा करना है कि महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों का आकार कैसा है और इसकी माप में द्रव्यमान की टेक्टोनिक्स गतिविधियों के कारण और परिवर्तन कैसे होते हैं महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिनों की। ठीक है, अब देखो टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 13 यूपीएससी की टेस्ट सीरीज द स्टडी IAS चलाता है। लॉन्ग ईयर वाला टेस्ट था और मेंस का टेस्ट 13 में एक प्रश्न पूछा था कि प्लेट विवर्तन की पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण और जलवायु पर उनके अनुवर्ती प्रभावों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मतलब प्लेट विवर्तन के बारे में लिखना था, ये कैसे करते हैं, यही चीज तो ये पूछी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो
स्थल मंडल है उसमें क्या हो रहा है कि वो कठोर प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है, विभाजित है। ठीक है, पृथ्वी का स्थल मंडल क्या है कि कठोर टेक्टोनिक्स में विभाजित है। विभाजित मतलब क्या कि ये जो प्लेटें हैं ये प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, प्लास्टिक दुर्बलता मंडल पे क्या है, ये सारी प्लेटें क्या हो रही हैं, तैर रही हैं, गतिमान हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इन प्लेटों का संचलन पृथ्वी के आंतरिक भाग में निरंतर हो रहा है, ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मुख्य भाग यानी कि कह सकते हैं मेन बॉडी में क्या होना चाहिए। तो मुख्य भाग में आप लिखोगे कि महाद्वीपीय विस्थापन बताना है सर आपको पहले तो। महाद्वीपीय विस्थापन, तो महाद्वीपीय विस्थापन क्या होता है कि 1912 में वेगनर महोदय ने कहा था कि एक पेंजिया नाम का कठोर पिंड, क्योंकि कुछ समय बाद क्या हुआ, ये कठोर होता गया, पैंथालसा नामक एक महासागर पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, पेंजिया नाम का कठोर पिंड पैंथालसा महासागर पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। थोड़ा ये अच्छे से बताते हैं। ठीक है, ये पेंजिया कठोर पिंड है, ये पैंथालसा महासागर पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में यानी कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें टूटन हुई, किसमें, पेंजिया में। तो मतलब पेंजिया में टूटन हुई तो ये पेंजिया ऐसा हो गया। ठीक है, ऊपर बना अंगारा लैंड जिसे हम कह सकते हैं लॉरेंसिया, नीचे बना गोंडवाना लैंड। ठीक है, और जो पैंथालसा का जो महासागर का जो पानी था वो इस बीच में भर गया, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टैथिस सागर। ठीक है, इसमें भी कंटिन्यू फिर क्या हुआ, टूटन हुई। तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये विखंडन किसमें हुआ है इसका वर्तमान में, जैसे साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, साउथ एशिया जिसमें भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया, पूरा भारत नहीं है लेकिन भारत है, ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर पहुंचे क्या भाई, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, एशिया, एशिया भी कौन सा, रूस, चीन, ये मतलब भारत का उत्तरी भाग। ठीक है, और ये महाद्वीपों में क्या हुआ, इसमें अभी भी निर्माण हुआ। ये था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। और प्लेट टेक्टोनिक्स क्या थी, कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स का ये था कि मध्य महासागरीय जो कटक हैं, मध्य महासागरीय कटकों पे क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। अलग हो जाती हैं तो क्या होता है कि मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा ऊपर आता है तो क्या करता है कि नई भूप्रपटी होती है इसका निर्माण करता है। मैग्मा नई भूप्रपटी का क्या करता है, निर्माण करता है। निर्माण करता है तो जैसे जैसे महासागरों का निर्माण होता जा रहा है वैसे ही महासागर बड़े होते जा रहे हैं और महाद्वीप इन महासागरों से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, ओशियन प्लस मतलब ब्रॉड, और ये शिफ्ट यानी ये हो गया कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप दूर होते जा रहे हैं, ये चीज। अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स देख लिया हमने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देख लिया। अब इसमें पहली चीज पूछी, दूसरी है वो अभिसारी, अपसारी और संरक्षी सीमा। ठीक है, तो इसमें है अपसारी, अपसारी प्लेट सीमा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं,
यानी कह सकते हैं समुद्र का क्या विस्तार हो रहा है। विस्तार कैसे कि जो प्लेट हैं वो महासागरीय कटकों पर अलग होती हैं, कटकों पे अलग होगी तो समुद्र का क्या होगा विस्तार होगा। जैसे कटक यानी कि कहाँ पे है ये अटलांटिक महासागर में ठीक ठाक मात्रा में कटक मिलते हैं। ठीक है, ये समुद्री विस्तार हो रहा है। अभिसारी प्लेट सीमा, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है दो प्लेट आपस में, दो प्लेटों का आपस में आगे एक दूसरे की ओर क्या होता है अभिसरण। इसको समझने की आवश्यकता, अभिसरण दो प्लेट आपस में क्या और एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रही हैं, अभिसरण हो रही हैं। अब ये प्लेट है, ये है कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो पहली है महाद्वीपीय, महाद्वीपीय बता देते हैं। ठीक है, अब महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब दो समान घनत्व की प्लेट। ठीक है, समान घनत्व की प्लेट जो निर्मित किससे है ग्रेनाइट से। घनत्व क्या है इनका समान है। जब समान घनत्व की प्लेट एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं तो क्या होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। जब आटा आप लोगे और आटे को दोनों तरफ से इतना बड़ा करके जब इसको पुश करोगे तो वो क्या होगा उसमें, तो इसमें बलन की उत्पत्ति होती है, बलन बनते हैं। तो बलन बनते हैं तो क्या होता है जब ये इतनी मोटी है और जब एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी तो इनकी मोटाई भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो बलन से हिमालय पर्वत की क्या हुई है उत्पत्ति, आल्स पर्वत, अपलेशियन पर्वत, इसी से हुई है महाद्वीपीय अभिसरण से। जब मोटी हो जाएगी परत तो यहाँ पे ज्वालामुखी होंगे वो नहीं आ पाएंगे। क्यों, क्योंकि इस परत को ज्वालामुखी नहीं तोड़ पाता, लेकिन भूकंप तो आएंगे, भूकंप तो आते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे भूकंप भी पाया जाता है, ज्वालामुखी भी पाया जाता है। जब मोटी परत होगी तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी, पठार भी होंगे। ठीक है, दूसरा है महासागरीय महाद्वीपीय संचरण या विसरण। ठीक है, अधिक घनत्व की महासागरीय प्लेट कम घनत्व की महाद्वीपीय प्लेट के, ये माइनस मतलब कम घनत्व अधिक घनत्व, ये होगी बेसाल्ट की। कम घनत्व की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, बेनी ऑफ जोन में जाके ये पिघलती है। पिघलेगी तो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा तो जो कुछ छिद्रों के माध्यम से इस परत को तोड़ते हुए ऊपर आएगा तो वो कहलाएगा लावा। ठीक है, और वो लावा कहीं ना कहीं समय तक ठंडा होगा तो वहाँ चट्टानों का निर्माण भी होगा, ज्वालामुखी बनेंगे, भूकंप बनेंगे यहाँ। लेकिन इसके किनारे पे आपको देखोगे तो बलित पर्वत बनेंगे, जैसे रॉकी, एंडीज। क्यों, यहाँ पे ज्वालामुखी भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं। ठीक है, रॉकी एंडीज, चिम्बरोजो, कोटोपैक्सी, अकांकागुआ, ओजोस डेल सेलेडो, सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। कुछ सुषुप्त हैं, कुछ अभी भी सक्रिय हैं, इक्वेटोर। ठीक है, ये चीज आप इसमें लिख लोगे। ऐसे ही महासागरीय में महासागरीय मतलब मैं एम बना देता हूँ। ठीक है, आप याद रखना, महासागरीय में क्या होगा, दोनों का घनत्व ज्यादा है, डूबेंगी नीचे और जाके क्षेपित होंगी, इससे द्वीपों का निर्माण होगा। जैसे जापान का निर्माण ऐसे ही हुआ है, ट्रेंच। ठीक है, फिलीपींस, ये किससे महासागरीय से। एक होता है रूपांतरित, वो क्या होता है उसमें रगड़ लगती है, घर्षित होती है दोनों प्लेटें, समांतर चलती हैं, इधर 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 और इधर, घर्षण होता रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ भ्रंश बनते हैं। एक कैलिफोर्निया जगह पड़ती है यूएसए में, कैलिफोर्निया में एक भ्रंश है सैन एंड्रियाज, वो रूपांतरित यानी कह सकते हैं पार्श्व गति के कारण क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी एक दूसरे की ओर क्या करती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। यहां तक चीज समझ में आ गई क्या। अब बात आती है कि रिफ्ट घाटी जो है वो महाद्वीपीय का विखंडन होता है क्या इसमें। अगले में आप लिखोगे रिफ्ट घाटी एवं महाद्वीपीय विखंडन, यानी रिफ्ट घाटी मतलब रिफ्ट वैली कह सकते हैं,
ये क्या हो रहा है कि महाद्वीपों के भीतर रिफ्ट जैसी आकृतियों निर्माण कर रही है। ऐसे अफ्रीका में जब आप जाओगे सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, ऐसे इधर जब जाओगे रिफ्ट यानी कि भ्रंश घाटी सबसे बड़ी अफ्रीका में, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में साइड में जाओगे तो आप। और लाल सागर आपने नाम सुना होगा, रेड सी, सुएज नहर जिसको जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, रेड सी यूरोप में। तो लाल सागर जो है वो एक तो अफ्रीकीय प्लेट और अरेबियन प्लेट, लिख देता हूं, अरब प्लेट, इसके अभिसरण से लाल सागर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो यानी कह सकते हैं कि जो रिफ्ट घाटियों में महाद्वीपों में ये विघटन हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये दीर्घकालिक, आशा करता हूं आप इसी प्रकार का आंसर लिख के आए होंगे, दीर्घकालिक महाद्वीपीय चक्र। अब दीर्घकालिक महाद्वीपीय चक्र क्या होता है कि देखो पहले पेंजिया बना, फिर आगे लॉरेंसिया बना, उसी में गोंडवाना बना, फिर वर्तमान के महाद्वीप, फिर देश बने, फिर राज्य बने। यानी कि ये दीर्घकालीन महाद्वीपीय चक्र, यानी चक्र तो है लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस लग गई। पहले पेंजिया था, फिर लॉरेंसिया हुआ, फिर गोंडवाना हुआ, फिर वर्तमान महाद्वीप है, ठीक है। अब बात आती है इसका सर निष्कर्ष कैसे लिखना है। हमें निष्कर्ष बताइए। तो निष्कर्ष ऐसे लिखना है कि भूपरपटी की गतिशील जो विवर्तन की है, भूपरपटी पर जो गतिशील विवर्तन की है, जो विवर्तन की गतिविधियां हैं, वो निरंतर क्या कर रही है, वो निरंतर भूगोल को एक नया आकार दे रही है। ये आप इसको लिखना है। अब नया आकार कैसे दे रही है, मैंने बताया था कि भाई महाद्वीपीय और महासागरों का विस्थापन हो रहा है। ये महासागर यहाँ था और कंटिन्यू गति हो रही है, तो महासागरों का विस्तार हो रहा है, बड़े हो रहे हैं, और महाद्वीप इन महासागरों से दूर हो रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को आकार दे रही है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। यही आप निष्कर्ष में लिख दोगे, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर क्या करना है, चर्चा करना है। मतलब ठीक, अच्छा प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न पूछ लिया और बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देख लेते हैं क्या ये प्रश्न द स्टडी आईएएस की टेस्ट सीरीज में पूछा था। तो देखो, भारत के द्वितीय क्षेत्र तथा खनिज सुधारों के विस्तार में कृष्णा गोदावरी बेसिन, मैंने बताया था केजी के महत्व का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण भारत की नदी घाटियों पर प्रकाश डालिए जो खनिज एवं अन्य संसाधनों के अन्वेषण में आवश्यक हैं। इसमें भी वही तो लिखना है। इसमें ये थोड़ी लिखा है कि उत्तर भारत में बताना है कि दक्षिण भारत में बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि, मिट्टी और जल तीनों के संदर्भ में बताना है आपको, लेकिन गंगा नदी के बेसिन में बताना है। हमने पूछा था कृष्णा गोदावरी बेसिन प्रश्न, और उन्होंने पूछ लिया गंगा बेसिन। आप देख रहे हो अंतर क्या है। यहाँ बस इसको हटा दो, गंगा को, ये प्रश्न सेम हो गया। बस हमने यहाँ दक्षिण का पूछ लिया, इन्होंने उत्तर का पूछ लिया, ठीक है। लेकिन अगले में हमने दक्षिण का भी पूछा। चलिए अब डिस्कस करते हैं। डिस्कस कैसे कि पहले तो आपको गंगा नदी बेसिन बताना होगा, ये है क्या है। तो आप बताएंगे कि सर ये उत्तराखंड जो राज्य पड़ता है उसके पश्चिम से लेके पश्चिम बंगाल भारत में, या फिर बांग्लादेश कह सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल तक ये गंगा नदी बेसिन है, लेकिन ये 11 राज्यों में है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि गंगा तो बहुत कम राज्यों से गुजरती है, 11 राज्यों में कैसे बेसिन है। क्योंकि कुछ जैसे मान लो मध्य प्रदेश है, उससे नदी निकलती है सोन अमरकंटक से। सोन नदी अमरकंटक से निकली और अमरकंटक से वो नदी जाके सीधा गंगा के पास एक पटना के निकट जगह पड़ती है बिहटा, और बिहटा में गंगा मिल जाती है। तो वो भी राज्य क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। ऐसे 11 राज्य हैं, ठीक है। तो इसमें आप 11 राज्य हैं। 11 राज्यों की लगभग 43% से ज्यादा आबादी वो यहीं निवासरत है, ठीक है। और ये जो गंगा नदी बेसिन है वो है कैसा है, एक तो सघन है, सघन मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भी,
और यहाँ पे मृदा क्या है, उपजाऊ है, और जनसंख्या भी ठीक क्या है, ठीक ठाक मात्रा में है। ये जो चीज आप किस में लिखोगे, भूमिका में लिखोगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके जो मेन बॉडी है, मुख्य भाग है, उसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे समय का वितरण। ठीक है, वह घनत्व। ये कैसे, कि देखो अब सिर्फ बात हो रही है गंगा नदी बेसिन की, तो इस नदी बेसिन का जो घनत्व है वो लगभग 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत का कितना है बताइए, भारत का है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो घनत्व भी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो घनत्व ज्यादा है तो कैसे, मान लो मध्य गंगा और निचले मैदान, जैसे ये पर्वत है, ये गंगा है, ये निचले मैदान है, तो गंगा पहाड़ी से ये वाला मैदान और ये वाला मैदान, ये वाला मध्य गंगा और बीच वाला, इसके निचले मैदानों में क्या है, घनत्व बहुत ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है तो किन किन राज्यों में है, तो देखिए एक तो बिहार में है, एक यूपी में है, एक पश्चिम बंगाल में है, बहुत ज्यादा घनत्व है जनसंख्या का। अब कम कहाँ है, तो कम सर यूके में है और एचपी में भी है। एचपी में गंगा नहीं गुजरती, लेकिन बात हो रही है बेसिन की, हिमाचल प्रदेश में तो यमुना भी आती है। ठीक है, गिरी, टोंक, पब्बर, ये सारी नदी जो हैं यमुना में मिल जाती हैं, उसमें भी है। तो पहाड़ी राज्यों में भी घनत्व कम है, यानी कह सकते हैं कि मैदानी या पठारी राज्यों की तुलना में पहाड़ी राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा है। ठीक, अब क्या भूमि संसाधनों की भूमिका है इसमें, हाँ है। कैसे है, तो देखो एक तो सर ये उपजाऊ है, उपजाऊ है, दूसरा यहाँ पर जलोढ़ मैदान है। आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मैदान होगा कृषि के लिए वरदान, यानी कह सकते हैं कृषि ठीक ठाक मात्रा में होगी। कृषि ज्यादा होगी तो गहन कृषि होगी, जब कृषि होगी तो आवागमन के लिए यहाँ पे क्या होगा, परिवहन होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट को ना आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे ना, और इंटरलिंक करके इसको जोड़ के प्रश्न को सॉल्व करोगे ना, बहुत आनंद आता है हर चीज से। ठीक है, और आप कहीं कंफ्यूज रटना कहीं भी नहीं है, सिर्फ आपको बस सोचना है और छाप देना है। हाँ, कृषि होगी ज्यादा जलोढ़ मैदान में, परिवहन होगा, कृषि होगी तो परिवहन भी होगा, तो ये भी होगा। ठीक है, अब कृषि होगी तो सर, लेकिन ये होगी किसकी, तो ये होगी, गेहूं भी होगा यहाँ पे, चावल भी होगा, इन दोनों की कृषि होगी। तो गेहूं चावल होगा तो क्या ग्रामीण या गांव की जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा। कैसे, कि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो होगी बहुत ज्यादा होगी, यानी कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का क्या होगा, घनत्व होगा वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो प्रवास होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रवास में वृद्धि होगी। ये भूमि संसाधनों की भूमिका थी, यही आप लिख के आए होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, कि भूमि बता दिया हमने, मृदा, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है भूमि। अगला पॉइंट है मृदा संसाधनों की क्या भूमिका है, तो मृदा की भूमिका यह है कि इस एरिया में एक तो मृदा है वो समृद्ध है। समृद्ध मृदा मतलब कैसे, कि जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जलोढ़ मतलब नई खादर है और पुरानी बांगर है। जलोढ़ मतलब मृदा मतलब नई खादर और पुरानी बांगर। अब खादर बांगर भाबर क्या होती है, आपने पढ़ाई होगा, आपको पता होगा। ठीक है, ये चीजें लिख देना है इसमें। और क्या मृदा संसाधनों में पश्चिम बंगाल का कोई योगदान है, बिल्कुल है। क्या, कि सर वहां डेल्टा है। डेल्टा क्या है, कि डेल्टा जो मृदा है, डेल्टा की मृदा है, तो वहां पे चावल ज्यादा होता है, ये भी लिख देना। ठीक है, उत्तराखंड का जो तराई मैदान है, यूके लिख दिया नहीं, उत्तराखंड, वहां का तराई मैदान भी
इसकी मृदा संसाधनों में भूमिका निभाता है। और नेपाल को भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उत्तर भारत की अधिकतर नदियां जो हैं, अधिकतर मतलब उत्तर प्रदेश बिहार में प्रवाहित होती है, वो नेपाल से ही आती हैं। ठीक है, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, शारदा, सारी नदियां। तो ये भी। अब आती है कि जल संसाधनों की क्या भूमिका है इसमें। जल संसाधनों की कोई भूमिका है? बिल्कुल है। जल संसाधनों कैसे कि गंगा जो नदी है बेसिन, उसकी सहायक नदियां हैं ढेर सारी। ठीक है, सहायक नदियां जो हैं वो एक तो पेयजल, परिवहन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन, इन सब की दृष्टि से धनिक मानी जाती हैं, समृद्ध हैं, ये चीज है। और ये जो उसकी सहायक नदियों का जो बेसन है, सहायक नदियां हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा। तो यानी कह सकते हैं गंगा का दोहाब जो है, यूपी बिहार का मैदान, वो कृषि की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से एकदम समृद्ध मैदान है। अगर हम इसकी क्षेत्रीय भिन्नता करें, इसकी क्षेत्रीय भिन्नता क्या होगी? क्षेत्रीय भिन्नता में आप लिख सकते हो कि सर ऊपरी जो बेसिन है, ऊपरी गंगा बेसिन, ठीक है, वहां जो मृदा है वो पतली है। क्यों? क्योंकि वहां पर वन संसाधन ज्यादा है, पानी का फ्लो होता रहता है, मृदा पतली है और ऊबड़ खाबड़ भी है वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीमांत जो कृषि है, सीमांत कृषि के लिए ये योग्य मृदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीमांत कृषि के लिए योग्य मृदा होगी, उबड़ खाबड़ होगी, पतली होगी, तो जनसंख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे क्या होगी? विरल होगी। विरल मतलब जनसंख्या ना के बराबर होगी। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर का उत्तराखंड ले लो, ऊपर का एचपी ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, बहुत ना के बराबर जनसंख्या है। ठीक है, अब आते हैं मध्य बेसिन। मध्य बेसिन में क्या? सब कुछ यही है, यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। ठीक है, उच्च घनत्व, उच्च घनत्व बहुत ज्यादा है यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा है, यहाँ पे कृषि ज्यादा भी, यहाँ पे चावल गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होता है, नदियां भी ज्यादा है और उच्च घनत्व भी ज्यादा है। मैं बार बार जनसंख्या क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रश्न में पूछा है। प्रश्न में क्या पूछा है कि, एक मिनट, हाँ, भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या के वितरण को बताना है और घनत्व पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, वितरण और घनत्व, तो ये पता चल गया हमको। अब एक बचा निचला बेसिन, वहां क्या है? गंगा को हम 3 भागों में बांटा ना, ऊपरी बेसिन, मध्यवर्ती बेसिन और निचला बेसिन। तो निचले बेसिन में क्या है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल, जब गंगा ये प्रवाहित होती है, नीचे की साइड जाती है, फरक्का से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, बिहार के बाद भागलपुर के निकट, तो ये निचले बेसिन में है। पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश भी लिख सकते हैं हम, बांग्लादेश, यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है तो ये चावल की खेती यहाँ पे क्या होती है? चावल की गहन कृषि होती है यहाँ पे। ठीक है, चावल की गहन कृषि होगी तो आबादी जो होगी यहाँ पे वो होगी सघन। सघन आबादी तो होगी, गहन कृषि भी होगी, लेकिन खतरा भी होगा यहाँ पे। खतरा किससे होगा? खतरा होगा लाल कलर के पेन से, यानी कि खतरा होगा चक्रवातों से। चक्रवातों से क्या होगा? खतरा होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्या इसके परिणाम भी डिस्कस करने की आवश्यकता है? अब परिणाम कैसे? कि भूमि पर दबाव, मृदा पर दबाव, मृदा और भूमि दोनों पर दबाव। कैसे?
एक तो यहाँ पे विखंडन होता रहता है मृदा का, ठीक है, यानी विखंडन मतलब कि जो उर्वरता है वो परती प्रकार की है, ठीक है। मतलब और दूसरी चीज क्या कि यहाँ पे प्रचुरता है ना, प्रचुरता के बावजूद भी, प्रचुरता के बावजूद कमजोर जो मौसम में क्या होता है, जल संकट होता है। बरसात के दिनों में बारिश का पानी बहुत ज्यादा होता है, बहुत फ्लो होता रहता है, बाढ़ें आती रहती हैं, लेकिन जब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पे क्या होता है, जल संकट आता है, ठीक है। लेकिन प्रचुरता होने के बावजूद भी मृदा भी ज्यादा है, भूमि भी ज्यादा है, नदियां भी ज्यादा है, लेकिन वहां पे जल संकट भी होता है। और क्या, यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेरोजगार तो हैं लोग लेकिन दिखते नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू लगे रखे हैं, कृषि विभाग कृषि में लगे हुए हैं, अर्निंग ज्यादा हो नहीं रही है, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई तो उद्योग जो होंगे वो होंगे सीमित, लिमिटेड, ठीक है। और उद्योग सीमित होंगे तो एक नई चीज निकल के आएगी यहाँ से, वो आएगी पलायन, पलायन, ठीक है। और पलायन भी सबसे ज्यादा कहाँ से, सबसे ज्यादा पलायन कहाँ से, यूपी, बिहार, और कह सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इस प्रश्न की डिमांड थी कि इस प्रश्न में ऐसा आपको लिखना था। इसका निष्कर्ष भी लिखना है आपको। निष्कर्ष क्या होता है कि पूरे मुख्य भाग, पूरे प्रश्न का क्या होता है, निचोड़ होता है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न थे ज्योग्राफी के, ये 7 से 8 या 9 जो भी प्रश्न थे, ये अभी कल जो पेपर हुआ है उस प्रश्न पेपर में ये आए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा ही लिख के आए होंगे, और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, और मैं सोचता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इंटरव्यू मेंस दीजिए और क्वालिफाई हो जाइए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।